इससे पहले कि भूकंप जमीन को हिला दे, पहले कुछ चुपके से हो सकता है। एक धीमी शांत हलचल जिसमें बिल्कुल भी कंपन नहीं होता। किसी को पता नहीं होता कि ठीक उनके पैरों के नीचे जमीन जोर से कांपने की तैयारी कर रही है, तबाही मचा रही है, विनाश और बर्बादी ला रही है। एक नया अध्ययन बताता है कि ऐसी धीमी रेंगन ही शायद भूकंपों की शुरुआत होती है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के विशाल टुकड़ों से शुरुआत नहीं की। इसके बजाय वे एक लैब में गए और प्लेक्सीग्लास नामक पारदर्शी प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया। उन्होंने प्लेक्सीग्लास की दो शीटों को एक दूसरे के खिलाफ तिरछा धकेला, ठीक वैसे ही जैसे टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की पपड़ी के विशाल टुकड़े जमीन के नीचे एक दूसरे को धकेलते हैं। जैसे ही उन्होंने धकेला, प्लास्टिक में दरार आ गई, कुछ वैसा ही जैसा भूकंप के दौरान पृथ्वी करती है। और भले ही यह प्लास्टिक था, ना कि चट्टान, भौतिकी जिस तरह से चीजें टूटती और हिलती हैं वो वही थी। भूकंप तब आते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के पास से खिसकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे फंस जाती हैं। उनके बीच के किनारे घर्षण नामक चीज के कारण आसानी से नहीं हिलते। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपके जूते जमीन को पकड़ते हैं। समय के साथ प्लेटें हिलने की कोशिश करती रहती हैं और तनाव बढ़ता जाता है। इसे एक छड़ी को मोड़ने जैसा समझे। पहले तो ये नहीं टूटती, लेकिन अगर आप धकेलते रहे तो ये आखिरकार टूट जाएगी। वो स्थान जहाँ प्लेटें फंसी होती हैं फॉल्ट कहलाता है, और उस फॉल्ट में एक पतला भंगुर हिस्सा होता है। भंगुर से मेरा मतलब है कि ये मोड़ता नहीं है, बस टूट जाता है। यहाँ बताया गया है कि ये कैसे होता है। सबसे पहले एक छोटी सी दरार बनती है। ये छोटी होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती। अभी कोई कंपन नहीं है, लेकिन सतह के नीचे कुछ पहले से ही हो रहा है। दरार फैलती है और अधिक ऊर्जा जमा करती है। जब ये आखिरकार भंगुर क्षेत्र के किनारे तक पहुंचती है तो बूम, इसकी गति बढ़ जाती है। अचानक बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, लगभग ध्वनि की गति जितनी तेज, और तभी पृथ्वी कांपने लगती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने का फैसला किया कि वो पहली दरार कैसे शुरू होती है। उन्होंने अपना प्रयोग किया जिसका सेटअप वास्तविक दुनिया में एक प्रकार के फॉल्ट के समान था, जिसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहा जाता है, जैसे कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट। भले ही सामग्री, प्लास्टिक बनाम चट्टान अलग अलग हों, दरारें बनने और हिलने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। प्रयोग ने वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद की है कि भूकंप हमेशा अचानक शुरू नहीं होते। कभी कभी एक धीमी शांत शुरुआत होती है, जैसे बड़े भूकंप से पहले एक चेतावनी संकेत। भूकंप के इस शुरुआती चरण को न्यूक्लिएशन फ्रंट कहा जाता है। ये एक दरार के बीच की तरह है जो किसी भी वास्तविक टूटने से बहुत पहले सामग्री के माध्यम से धीरे धीरे रेंगता है। ये शांत और धीमी हलचल आसपास के वातावरण में ऊर्जा नहीं छोड़ती है। पहले वैज्ञानिकों ने दरारों को साधारण एक आयामी रेखाओं के रूप में सोचा था, जैसे कागज में एक सीधा चीरा, लेकिन कुछ बात जमी नहीं। धीरे धीरे चलने वाला न्यूक्लिएशन फ्रंट एक सामान्य तेज गति वाली दरार की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था, और यह स्पष्ट नहीं था कि यह अचानक क्यों या कैसे तेज हो गया और भूकंप बन गया। जवाब तब मिला जब वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि उन्हें एक के बजाय दो आयामों में सोचना होगा। दरार को सिर्फ एक महीन रेखा के रूप में कल्पना करने के बजाय उन्होंने इसे एक पैच के रूप में सोचना शुरू किया, जैसे कि एक बढ़ता हुआ घेरा जो उस सतह से शुरू होता है जहां दो सामग्रियां मिलती हैं। जैसे जैसे ये पैच फैलता है, इसके किनारे के साथ और अधिक सामग्री टूटती जाती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि सामग्री को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा इस बात से संबंधित है कि पैच का किनारा या परिधि कितनी लंबी हो जाती है। परिधि जितनी बड़ी होगी, उसे तोड़ते रहने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा लगेगी। यही कारण है कि ये पैच पहले धीरे धीरे चलता है। ये अभी तक वो हिंसक कंपन पैदा नहीं करता है जिसे हम भूकंप से जोड़ते हैं, क्योंकि ये बिना कंपन तरंगे भेजे चलता है। इसलिए इस चरण को एसेस्मिक कहा जाता है। अंततः बढ़ती दरार का पैच उस विशेष भंगुर क्षेत्र से आगे फैल जाता है जहां सामग्रियां फंसी होती हैं। इस क्षेत्र के बाहर सामग्री को तोड़ते रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा अब और नहीं बढ़ती है। इसके बजाय अब अतिरिक्त ऊर्जा बन रही है जो दरार को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक है। ये अतिरिक्त ऊर्जा शांत नहीं रहती। ये अचानक दरार को बहुत तेजी से आगे बढ़ने की शक्ति देती है, जिससे ये पूरी गति से टूटने लगती है। यही वो क्षण होता है जब भूकंप शुरू होता है और जमीन हिलने लगती है। ये निष्कर्ष ये समझाने में मदद करते हैं कि कैसे भूकंप तेजी से खतरनाक होने से पहले धीरे और शांत तरीके से शुरू हो सकते हैं। वे दिखाते हैं कि अगर परिस्थितियां सही हों तो छोटी धीमी दरारें अचानक शक्तिशाली तेजी से बढ़ने वाली टूट फूट में बदल सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे दरार की गति बढ़ने से पहले एसेस्मिक चरण का पता लगाना सीख सकते हैं। शायद एक दिन भूकंप की भविष्यवाणी करना या कम से कम चेतावनी के संकेतों को बेहतर ढंग से समझना संभव हो सके। अब भले ही भूकंप प्राकृतिक आपदा का केवल तीसरा सबसे आम प्रकार है, लेकिन वे सबसे अधिक संख्या में मौतों का कारण बनते हैं।
नासा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों का उपयोग करके भूकंपों के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये उपग्रह डेटा और चित्र एकत्र करते हैं जो दिखाते हैं कि भूकंप के बाद जमीन कैसे बदलती है। उदाहरण के लिए वे पता लगा सकते हैं कि जमीन कब खिसकती है, ऊपर उठती है, धंसती है या फटती है। सतह के ये परिवर्तन वैज्ञानिकों को भूकंप की शक्ति और प्रभाव के बारे में अधिक जानने में मदद करते हैं। नासा के उपग्रह रात की रोशनी में होने वाले बदलावों पर भी नजर रख सकते हैं। यदि भूकंप के बाद किसी शहर में अंधेरा छा जाता है तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि उस क्षेत्र की बिजली गुल हो गई है और उसे मदद की जरूरत हो सकती है। अब क्यों ना हम भूकंप से जुड़ी सबसे आम भ्रांतियों के बारे में बात करें, जैसे कि मेगाक्वेक के बारे में। कुछ लोग वास्तव में बहुत बड़े भूकंपों के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन उनके बड़े होने की एक सीमा होती है। भूकंप का आकार उस फॉल्ट के आकार पर निर्भर करता है जहां वो आता है। एक लंबा और गहरा फॉल्ट बड़े भूकंप का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट लंबा है, लगभग 800 मील, लेकिन बहुत गहरा नहीं है, लगभग 10 से 12 मील। ये उस फॉल्ट पे 8.3 तीव्रता से बड़े भूकंप आने की संभावना को बहुत कम कर देता है। अब तक का सबसे बड़ा दर्ज भूकंप 1960 में चिली में आया था। इसकी तीव्रता 9.5 थी और ये एक विशाल फॉल्ट पर आया था जो लगभग 1000 मील लंबा और 150 मील चौड़ा था। तकनीकी रूप से तीव्रता के पैमाने पर कोई निर्धारित सीमा नहीं है, लेकिन 12 तीव्रता से बड़े भूकंप के लिए पृथ्वी से भी बड़े फॉल्ट की आवश्यकता होगी, जो संभव ही नहीं है। अब भूकंप सतह के पास या जमीन के काफी नीचे आ सकते हैं। ज्यादातर पृथ्वी की पपड़ी या ऊपरी मेंटल में आते हैं, लगभग 500 मील की गहराई तक। लेकिन सबसे गहरे भूकंप केवल सबडक्शन जोन में आते हैं, ऐसी जगह जहां पृथ्वी की पपड़ी का एक हिस्सा दूसरे के नीचे खिसक जाता है। कैलिफोर्निया में लगभग सभी भूकंप पपड़ी के ऊपरी 15 मील के हिस्से में आते हैं। एक अपवाद उत्तरी कैलिफोर्निया में कैस्केडिया सबडक्शन जोन है, जो ओरेगन, वॉशिंगटन और कनाडा तक फैला हुआ है। एक और गलतफहमी ये है कि भूकंप के दौरान जमीन फट सकती है, लेकिन आमतौर पर ऐसा केवल फिल्मों में होता है। भूकंप के दौरान एक विशाल दरार का खुलना और चीजों को निगल जाना सिर्फ एक कल्पना है। असल जिंदगी में फॉल्ट के दोनों तरफ की जमीन एक दूसरे के पास से खिसकती है। ये अलग नहीं होती या चौड़ी नहीं खुलती। भूस्खलन या जमीन धंसने के दौरान छोटी दरारें या छेद हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक फॉल्ट लाइन के साथ ऐसा नहीं होता। फॉल्ट खुलते नहीं हैं, क्योंकि अगर वे खुलते तो कोई घर्षण नहीं होता और घर्षण के बिना भूकंप बिल्कुल भी नहीं आता। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भूकंप के दौरान कैलिफोर्निया टूटकर समुद्र में डूब सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समुद्र तल बस निचली जमीन है जिसके ऊपर पानी है। कैलिफोर्निया इसमें गिर नहीं सकता। असल में हो ये रहा है कि दक्षिण पश्चिमी कैलिफोर्निया सैन एंड्रियास फॉल्ट के साथ धीरे धीरे उत्तर में अलास्का की ओर खिसक रहा है। पैसिफिक प्लेट, जिस पर कैलिफोर्निया स्थित है, प्रतिवर्ष लगभग 2 इंच की गति से चल रही है, लगभग उतनी ही तेजी से जितनी आपके नाखून बढ़ते हैं। तो लगभग 15 मिलियन वर्षों में लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को पड़ोसी हो सकते हैं और 70 मिलियन वर्षों में लॉस एंजल्स अलास्का के पास हो सकता है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। लोग अक्सर सोचते हैं कि क्या कोई आफ्टर शॉक खुद भूकंप से बड़ा हो सकता है। आफ्टर शॉक छोटे भूकंप होते हैं जो एक बड़े भूकंप के बाद उसी क्षेत्र में आते हैं। वे मुख्य झटके के बाद हमारे ग्रह के शांत होने के तरीके की तरह हैं। लेकिन अगर कोई आफ्टर शॉक पहले भूकंप से बड़ा निकलता है तो हम बड़े वाले को मेन शॉक कहते हैं और पहले वाला फोर शॉक बन जाता है। कैलिफोर्निया में लगभग 5% से 10% भूकंपों के बाद एक सप्ताह के भीतर एक अधिक शक्तिशाली भूकंप आता है। ये भी संभव है कि एक ही क्षेत्र में 2 भूकंप लगभग एक ही आकार के हों। हालांकि बहुत बड़े भूकंप दुर्लभ होते हैं, इसलिए 2 विशाल भूकंपों को एक साथ होते देखना और भी दुर्लभ है।